और फिर हुआ एक धमाका जिससे जन्म हुआ कभी न खत्म होने वाले वक्त, अंतरिक्ष और तत्वों का। हर दिन एक नई खोज सामने लाती है एक खुफिया राज हमारे अपने ब्रह्मांड के बारे में। हर वक्त इंसानी नजरें और कान अंतरिक्ष को खंगालते रहते हैं, मंगल की सतह पर कुछ ढूंढते रहते हैं। शनि के चंद्रमा की उफनती गर्मी और सुदूर तारों की चमकती रोशनी को करीब से जानने की इंसानी कोशिशों का नाम है स्पेस प्रोब्स। ये खोजी रोबोट अंतरिक्ष में इंसानी दखल के नए अवतार हैं। ये उन जगहों पर जा सकते हैं, ऐसी चीजें देख सकते हैं जो पृथ्वी से देखना नामुमकिन है। स्पेस प्रोब्स सोलर सिस्टम के नए मुसाफिर हैं और हमें ऐसी जानकारियां भेज रहे हैं जिन्होंने हमारी सोच बदल दी है। अगर हमें अपनी गैलेक्सी में कहीं और जिंदगी के सबूत मिलते हैं तो ये इंसानी इतिहास की कॉमेट से टक्कर ले सकते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते हैं, यहाँ तक कि दूसरे सोलर सिस्टम में जाकर ग्रहों की खोज भी कर सकते हैं। हम उस सुनहरे दौर में हैं जहाँ हमारे पास पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने का अच्छा मौका है। नई पीढ़ी के ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स आकाश गंगा की नए सिरे से छानबीन कर रहे हैं और खोल रहे हैं नए राज। इस वक्त पृथ्वी से लाखों मील दूर मौजूद दूसरे ग्रहों पर इंसान धूल और गैसों को नाप रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, यहाँ तक कि उसे सूंघ भी रहे हैं, लेकिन इंसानी नाक से नहीं। अंतरिक्ष का वातावरण इंसानों के अनुरूप नहीं है। वहाँ का माहौल चुनौतीपूर्ण है, वैक्यूम चरम पर है, हाई रेडिएशन फील्ड्स हैं। ये चीजें इंसानी जिंदगी का विपरीत माहौल तैयार कर रही हैं। ये रोबोटिक प्रॉक्सीज ही हमारे आंख और कान बनकर ऐसे मिशन पर भेजे जाते हैं जहां ये हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर की दुनिया के रहस्यों से रूबरू हो सकें। ये स्पेस प्रोब्स हैं और इन्हें उन चरम परिस्थितियों में परिणाम देने के लिए ही बनाया गया है जहां इंसान का बचना नामुमकिन है। हमारे स्पेस मिशंस मुश्किल माहौल में जा सकते हैं और वो उन जगहों पर वो काम कर सकते हैं जो उनके बिना हो ही नहीं सकते। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे कुछ प्रोब्स पृथ्वी के ऑर्बिट में आसानी से तैर सकते हैं, जबकि सन 2005 के डीप इम्पैक्ट जैसे दूसरे प्रोब कामिकाज़े मिशंस पर भेजे जाते हैं ताकि सैटेलाइट प्रोब से कॉमेट को नष्ट किया जा सके। जबकि कई दूसरे प्रोब्स को मंगल, बृहस्पति, शनि और उनके चंद्रमाओं के रहस्यों को सुलझाने के लिए भेजा जाता है ताकि उनके ऑर्बिट से उनका मुआयना कर सके और उनकी सतह की खुदाई कर नमूने इकट्ठा कर सके। हमारे ये प्रोब्स बुनियादी सवालों का जवाब दे सकते हैं, जैसे प्लैनेटरी कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, जियोलॉजिकल एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। बाकी के ग्रह पृथ्वी से किन मायने सवाल का भी कि क्या वहाँ जिंदगी है। दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की खोज की कश्मकश आज से 2000 साल पहले शुरू हुई थी, जब यूनानी एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्रहों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। 21वीं सदी में आखिरकार इंसान ने इस खोज के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। हम सोलर सिस्टम और उसके बाहर भी प्रोब्स भेजते हैं और ये हमारे महान मिशन का हिस्सा है जो हमारे लिए काफी अहम है। ये सिर्फ हम सभी से नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम से जुड़ा है। ब्रह्मांड को जानने की ये हमारी जिज्ञासा दरअसल हमें खुद को जानने में भी मदद करती है। हम कहां से आए हैं और क्या कहीं और हमारे ग्रह जैसा माहौल है। एक ताजा तरीन खोज, डिजिटल इंफ्रारेड रोड मैप। 14 दिसंबर सन 2009 डेल्टा 2 रॉकेट ने पृथ्वी से करीब 482 किलोमीटर ऊपर इसकी कक्षा में एक छोटा सा पैकेज छोड़ा था। इसे वाइस कहा जाता है और ये ब्रह्मांड की अब तक की सबसे बेहतरीन इंफ्रारेड फोटोग्राफ ले सकता है। वाइस एक वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर है। ये एक छोटे आकार का टेलीस्कोप है जिसका डायमीटर करीब 40 सेंटीमीटर है। वो मेरे कंधे के नीचे भी फिट हो जाएगा। वो 4 इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर पूरे आसमान का सर्वे कर सकता है, फिर चाहे वो पृथ्वी के नजदीकी पड़ोसी हो, एस्टेरॉयड है। हबल टेलीस्कोप के उलट, जो सिर्फ विजिबल से अल्ट्रावायलेट लाइट तक की वेवलेंथ को भांप सकता है, वाइस इंफ्रारेड लाइट की मदद से ब्रह्मांड की खोजबीन कर सकता है। हम इंसान इंफ्रारेड को गर्मी से महसूस करते हैं जबकि इंफ्रारेड रेज को महसूस कर रहे होते हैं। फिलहाल मुझ पर भी इंफ्रारेड रेज पड़ रही हैं और हम इंफ्रारेड को एक समान तापमान जैसी चीजों को देखने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स। हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई गैलेक्सीज को देखने के लिए भी कर सकते हैं। बेहद दूर मौजूद इन आकाश गंगाओं को विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम से नहीं दिखा जा सकता, इसीलिए वाइज इंफ्रारेड टेलीस्कोप जादुई चश्मों की तरह है।
जिस तरह फायर फाइटर्स इंफ्रारेड गॉगल्स की मदद से जलती हुई बिल्डिंग में धुएं के पार लोगों को ढूंढते हैं, उसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स इंफ्रारेड की मदद से धूल के बादलों के परे नए जन्मे तारे का पता लगा सकते हैं। लेकिन इन छिपे हुए हीट सिग्नेचर्स का पता लगाने के लिए एक्सट्रीम डीप फ्रीज की जरूरत होती है। वाइज का 4 मिलियन पिक्सल टेलीस्कोप सिर्फ तभी इंफ्रारेड इमेजेस ले सकता है जब टेलीस्कोप तलाश की जाने वाली चीजों से ज्यादा ठंडा। ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारे टेलीस्कोप की गर्मी ही हमारी खोज के लिए मुश्किल न बन जाए। वाइज में हम सॉलिड हाइड्रोजन टैंक यूज करते हैं जो -273 डिग्री पर जम जाता है और इस तरह हमारे टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स को ठंडा रखता है। ये बर्फ से भरे किसी कूलर जैसा है। वाइज पर मौजूद ये फ्रोजन हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म भी होती रहती है। जब ये सारी हाइड्रोजन आइस खत्म हो जाएगी तो टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट इतने गर्म हो जाएंगे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। -230 डिग्री सेल्सियस पर जमे होने की वजह से हाइड्रोजन सिर्फ 10 महीने तक ही काम कर सकती है। लेकिन उस वक्त तक हमारे पास 15 लाख फोटोग्राफ से बनी ब्रह्मांड की एक विशाल तस्वीर होगी जो हमारे लिए ऐसा कॉस्मिक रोड एटलस तैयार करेगी जिस पर चलकर हमारे फ्यूचर स्पेस प्रोब्स नए मिशन पर नई दुनिया की खोज कर पाएंगे। ऐसी दुनिया जहां जिंदगी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम जिंदगी के निशान ढूंढ भी पाएं जो यहाँ से कई प्रकाश वर्ष दूर हो, तो हमें वहाँ तक के सफर के लिए ठोस सुरागों की जरूरत होगी। और इन सुरागों में हमारे ग्रह के 71% हिस्से पर मौजूद चीज भी शामिल है, यानी पानी। और पानी को ढूंढने में हमारी दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह है कि हम वाकई सोलर सिस्टम में कहीं और जिंदगी के निशान ढूंढना चाहते हैं। पृथ्वी पर जिंदगी के लिए पानी बेहद जरूरी है। इसके बिना जिंदगी नहीं पनप सकती। हमें दूसरे ग्रहों पर भी जिंदगी की उम्मीद है और जिंदगी का पता लगाने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह का पता लगाना होगा जहां पानी मौजूद हो। तरल रूप। 1997 में जब तक एक उन्नत स्पेस प्रोब खोजी मिशन पर शनि के लिए नहीं निकला था, तब तक पूरे मानव इतिहास के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे पता चले कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में कहीं भी पानी अपनी तरल अवस्था में मौजूद है। कसीनी नाम के इस स्पेस प्रोब ने 65 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की और 4 सालों की मशक्कत के बाद शनि के रहस्यों से पर्दा उठाने के बहुवर्षीय खोजी मिशन की शुरुआत की थी। जब कसीनी प्रोब शनि पर पहुंचा तो उसने शनि और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन किया और फिर प्लेन से बाहर आकर अपने ऑर्बिट को बदलकर नीचे मौजूद शनि के रिंग्स का भी मुआयना किया। इनमें से एक रिंग ने खास तौर पर कसीनी साइंटिस्ट्स का ध्यान खींचा। हम ये जानते थे कि शनि की सबसे बाहरी रिंग यानी ई रिंग बर्फ के बेहद महीन माइक्रोन साइज टुकड़ों से मिलकर बनी है। माइक्रोन साइज्ड आइस पार्टिकल्स अंतरिक्ष में ज्यादा वक्त तक नहीं टिकते। हम जानते थे कि सैटर्न सिस्टम में जरूर ऐसा कोई स्रोत मौजूद है जो ई रिंग के वजूद के लिए जिम्मेदार है। शायद वो एनसेलेडस है। जब कसीनी शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर पहुंचा तो ये वहाँ एक अद्भुत घटना का गवाह बना, जिससे साबित हुआ कि पानी उस दूसरी दुनिया का भी मुख्य घटक था। कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस की सतह के नीचे पानी को खोज निकाला और इस खोज में पता चला कि ये गीजर्स एनसेलेडस की सतह पर बनी दीवारों से निकल रहे थे और एनसेलेडस के बाहर मौजूद ठंडे अंतरिक्ष के संपर्क में आते ही ये पानी फ्रीज हो जाता है। शनि की ई रिंग पर जमे हुए पानी का ये निरंतर बहाव हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हमारे ही सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर पानी मौजूद है तो ये ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है। लेकिन कसीनी की तरल पानी की ये खोज यही नहीं रुकी। ये अपने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से सैटर्नियन सिस्टम के दूसरे वातावरणों की जांच भी करता है। कसीनी स्पेसक्राफ्ट में कुल 12 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। इनमें से 4 को ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। वो बैंड की उस वेवलेंथ में देखते हैं जिसे इंसान देखते हैं और उसके बाहर भी। स्पेसक्राफ्ट में फिल्टर्स भी लगे हुए हैं जिन्हें कोहरे के पार सतह को देखने के लिए डिजाइन किया गया है। कसीनी के इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग टूल्स की मदद से वही इंटेलिजेंस दी गई है जो हम इंसानों को अपनी अलग अलग सेंसेस से मिलती है। कसीनी के डायरेक्ट और रिमोट सेंसर्स ने सबसे पहले शनि के चांद टाइटन का अध्ययन शुरू किया। कुछ लोगों को यकीन था कि वहां पानी है। टाइटन आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसका वायुमंडल भी बेहद घना है, पृथ्वी के वायुमंडल से भी ज्यादा घना। सन 1980 में जब वॉयेजर स्पेस प्रोब सोलर सिस्टम को लांघ कर आगे बढ़ा तो अपने सफर में उसने जो फोटोग्राफ्स ली उनसे एक और जगह तरल के होने का संकेत मिला।
वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने हमें बताया है कि उस वायुमंडल में कई गैसें भरी हुई हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, एथेन, जो मिलकर एक घने फोटोकेमिकल कोहरे का निर्माण कर रही हैं। लेकिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट उस कोहरे के पार नहीं देख पाया। जब कसीनी ने 25 साल बाद टाइटन का अध्ययन किया तो इसने भी एक सैटेलाइट स्पाई प्रोब लॉन्च किया जिसका नाम था वॉयेगन्स। ये प्रोब उस घने हाइड्रोकार्बन वायुमंडल को चीरते हुए टाइटन की सतह पर उतरने में कामयाब रहा और कसीनी और इसके जासूस वॉयेगन्स को जो कुछ मिला वो चौंकाने वाला था। शुरुआत में ही कसीनी और हॉयगन्स को टाइटन की सतह पर तरल की मौजूदगी के सुराग मिलने लगे थे। आखिरकार उन्हें हाइड्रोकार्बन्स मिल ही गए। उन्हें वहाँ हाइड्रोकार्बन झील और कई जगह तो बेहद विशाल झीलें मिली। ये हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाहर मिलने वाले फ्लूइड्स के पहले पुख्ता सबूत है। इन झीलों को भी प्राचीन पृथ्वी की तरह ही तूफानों ने भरा था, लेकिन टाइटन पर गिरने वाली बारिश की बूंदें पानी नहीं बल्कि स्लो फॉलिंग लिक्विड मीथेन थी। पृथ्वी पर मौजूद मीथेन ज्यादातर गैस के रूप में ही मौजूद है। इसे नेचुरल गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये सड़ते हुए जीवों से पैदा होती है। ये सिलसिला आज भी जारी है और हम इस नेचुरल गैस का इस्तेमाल यहाँ पृथ्वी पर ईंधन के रूप में कर सकते हैं। टाइटन की तरल मीथेन की इस दुनिया में भी जिंदगी अपने शुरुआती रूप में पनप सकती है, ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी के समंदरों की गहराई में पाए जाने वाली सिंगल सेल्ड लाइफ। इसीलिए वहाँ जिंदगी की गुंजाइश को लेकर हम बेहद उत्साहित हैं। वहाँ का प्लानिटरी सिस्टम काफी एक्टिव, इंटरेस्टिंग और अनोखा है और हम जानते हैं कि जिंदगी किसी भी रूप में ढल सकती है। स्पेस प्रोब्स बड़े ही आराम से उन जगहों पर जा सकते हैं जहां इंसान कभी नहीं गया, लेकिन दशकों तक वैज्ञानिक इस कड़वे सच का घूंट पीते रहे हैं कि स्पेस प्रोब्स फेल भी हो सकते हैं। एक भी प्रोब जो सफल रहा वो 50 सालों के दिल तोड़ देने वाले नाकामयाब प्रयासों के बाद ही सफल हो पाया है। इतिहास बनने की शुरुआत उस वक्त हुई जब 60 के दशक में नासा ने पृथ्वी के पड़ोसी तक पहुंचने की कोशिश की। शुरुआती रेंजर प्रोब्स चांद की तस्वीरें लेने और वहां जाकर नष्ट होने के लिए डिजाइन किए गए थे और हमारे पहले 6 रेंजर्स अपने मिशन में फेल हो गए थे। लेकिन हमने जल्दी ही गलतियां सुधार ली और कुछ महीनों बाद ही हम अपना पहला कामयाब स्पेसक्राफ्ट शुक्र तक भेजने में सफल रहे। सन 1962 में अमेरिका का प्रोब मैरिनर 2 वीनस तक पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। इसने जो खबरें दी उसके मुताबिक ये ग्रह जिंदगी के लायक नहीं था। हमें लगता था कि शुक्र पर भी अपने पड़ोसी ग्रह की तरह बहुत से घने जंगल मौजूद होंगे। खैर, स्पेस प्रोब्स ने हमें बताया कि वहां ऐसा कुछ नहीं है। नासा प्रोब ने साबित कर दिया कि शुक्र बेहद गर्म ग्रह है और वहां का दबाव जिंदगी का दम तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन सन 1970 में इस ग्रह की जमीन पर उतरने वाला पहला प्रोब अमेरिका का नहीं, रूस का था। वेनेरा प्रोब्स में एक इनर शेल था, टाइटेनियम का एक इनर होल जो सख्त था। ये वहां के भीषण दबाव और सतह की भयानक गर्मी को भी थोड़ी देर तक झेल सकता था। वीनस पर जाने वाले शुरुआती प्रोब्स आधे या 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाते थे, इसलिए वो नष्ट होने से पहले बस थोड़ी देर तक ही डेटा कलेक्ट कर पाते थे। लेकिन नष्ट होने से पहले वेनेरा ने जो डेटा भेजा था वो सटीक और चौंकाने वाला था। शुक्र की सतह का हाल नर्क से भी बदतर था। वहां का तापमान करीब 460 डिग्री सेल्सियस था, जिसके बारे में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और लेड 460 से थोड़े कम तापमान पर पिघल जाता है। इसीलिए वहां अगर कोई लेड ले जाए तो वो वहां की सतह पर फौरन पिघल जाएगा। वहां का हाल खौफनाक है। शुक्र प्रोब साइंटिस्ट्स के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करता है, लेकिन हमारे सामने एक और चुनौती है और वो है आउटर प्लैनेट्स, जहां का माहौल शुक्र के मुकाबले ज्यादा विध्वंसक है। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही काफी नहीं है। स्पेस प्रोब्स की सबसे बड़ी परेशानी है महायात्राओं के दौरान पर्याप्त ईंधन। रॉकेट को शुरू करने में ही काफी ईंधन जल जाता है और अगर कई बार रॉकेट को शुरू किया गया तो ईंधन ही खत्म हो जाएगा और प्रोब ढेर हो जाएगा। लेकिन इसका समाधान भी कॉस्मोस के ताने बाने में ही मौजूद है, गुरुत्व। 60 के दशक की शुरुआत में खोज की गई कि हम ग्रहों के गुरुत्व बल से स्पेसक्राफ्ट को रफ्तार देकर सोलर सिस्टम में और आगे बढ़ सकते हैं। बाहरी सोलर सिस्टम के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इस तकनीक को ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं।
एक ऐसा वर्चुअल इंजन जो ग्रहों की भीषण गुरुत्व शक्ति के बल पर स्पेस क्राफ्ट को तय मंजिल की ओर ले जा सकता है। किसी बेसबॉल को हिट करना ग्रेविटेशनल असिस्ट की तरह ही है। जब स्पेस प्रोब किसी प्लेनेट के पास जाता है तो वो ग्रेविटी की गिरफ्त में आ जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। जैसे कि बेसबॉल को बैट से हिट करने पर बेसबॉल का डायरेक्शन बदल जाता है। जब बैट बेसबॉल से टकराता है तो ये बेसबॉल के मोशन की दिशा भी बदल देता है। ये बेसबॉल को उसकी शुरुआती स्पीड से बेहद ज्यादा रफ्तार पर मोड़ देता है। ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पर नासा ऐसे प्रोब्स बनाने में सफल हो गया है जो हमारी हदों से पार आउटर प्लैनेट्स तक जा सकते हैं। कसिनी भी लगभग 27 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित शनि के चंद्रमा टाइटन की मीथेन से भरी झीलों तक का सफर तय कर चुका है। बिना किसी ग्रेविटी असिस्ट के पृथ्वी पर 12 टन वजनीय स्पेसक्राफ्ट कभी भी आउटर सोलर सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकता। हमारे पास इतने ताकतवर बूस्टर नहीं है जो इसे सीधे शनि पर भेज सके। अगर इनर प्लैनेट्स की ग्रेविटी नहीं होती तो हम शनि तक कभी नहीं पहुंच पाते। अब 21वीं सदी की अंतरिक्ष खोजों में हम प्रोब्स को आउटर प्लैनेट से बाहर सुदूर तारों तक भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन ग्रेविटी असिस्ट इतनी भी ताकतवर नहीं है कि हमें वहां तक पहुंचा सके। गहन अंतरिक्ष में सफर करने के लिए ऐसा प्रोपल्शन चाहिए जैसा साइंस फिक्शन में दिखने वाली आयन ड्राइव में होता है। आयन इंजन एक मिनी लीनियर एक्सेलरेटर जैसा होता है। जब आयन्स को पीछे की ओर एक्सेलरेट किया जाता है तो स्पेसक्राफ्ट विपरीत दिशा में आगे बढ़ता है। आयन इंजन में बेहद कम थ्रस्ट होता है, लेकिन ये एक बार में महीनों तक काम करती है और आखिरकार स्पेसक्राफ्ट को तेज रफ्तार मिल जाती है। आयन इंजन केमिकल फ्यूल को जीनॉन जैसी निष्क्रिय गैस से रिप्लेस कर देता है। जीनॉन को इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं या आयोनाइज्ड किया जाता है। फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आयन्स को पीछे की ओर एक्सेलरेट करती है और स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ने लगती है। आयन प्रोपल्शन ज्यादातर रॉकेट इंजन से अलग होता है। एक आम केमिकल रॉकेट इंजन खुद को डबल बैरल 12 गेज शॉटगन की तरह खींचता है। शॉटगन असल में एक केमिकल रॉकेट इंजन जैसी है, स्पेस शटल के मेन इंजन जैसी। मैं पृथ्वी पर एक डॉली ट्रैक पर बैठा हूँ, तो सवाल यह है कि क्या शॉटगन इतना धक्का पैदा कर सकती है जिससे व्हील्स और ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन खत्म हो सके? एक सिंगल ब्लास्ट से डॉली 6 इंच खिसकती है और दूसरे ब्लास्ट के साथ भी ये रफ्तार बनी रहती है। चलिए अब इस बड़ी डबल बैरल शॉटगन को एक छोटे हथियार से बदल कर देखते हैं। अब मेरे पास .22 राइफल है। ये शॉटगन से थोड़ी अलग है। शॉटगन छोटी गोलियों या पैलेट को ठीक ठाक रफ्तार से दागती है, जबकि ये राइफल पैलेट को बेहद तेज रफ्तार पर दागती है। और यही फर्क है, ये बिल्कुल आयन इंजन जैसी है। ये 22 राइफल डॉली को 1 इंच से भी कम खिसकाती है। कई बार दागने पर ये ज्यादा खिसकती है। लेकिन अगर हम स्पेस में होते तो ये राइफल आयन इंजन की तरह काम करती। ये पहले तो हमें धीरे धीरे धकेलती और फिर हमें बेहद तेज रफ्तार पर पहुंचा देती। छोटे छोटे धक्कों को इकट्ठा करके अंतरिक्ष की गहराइयों को फ्रिक्शन लेस बनाकर आयन इंजन प्रोब को सालों तक चला सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का मतलब होगा स्पेस प्रोब ट्रैवल की दुनिया में विशालकाय रॉकेट बूस्टर्स का अंत। केमिकल फ्यूल्स में प्रॉब्लम है क्योंकि ये काफी नहीं है। उनमें वजन होता है, उनमें काफी मास होता है, और फिर इतने वजन को लेकर स्पेस में जाने का मतलब है कि स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने वाले रॉकेट्स को भी बेहद ताकतवर होना चाहिए और वो महंगे भी होंगे। वजन में हल्के आयन इंजन्स ने 90 के दशक के आखिर में डीप स्पेस 1 प्रोब को पावर देकर आउटर स्पेस के इम्तिहान को पास कर लिया है और हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा प्रोब को रफ्तार देकर एक एस्टेरॉइड पर लैंड करने में मदद की थी। आयन इंजन्स डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को पूरी तरह बदल देंगे, क्योंकि बिना ज्यादा ईंधन का बोझ उठाए हम ज्यादा जगहों पर जा सकते हैं और आखिरकार हम तेज रफ्तार के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और हमारी शुरुआती मंजिल नजदीकी ग्रह हो सकते हैं। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस प्रोब ने पृथ्वी से मंगल तक का लक्ष्य 6 महीने में पूरा कर रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन किसी एडवांस्ड आयन इंजन से इस रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद की जा सकती है। आयन इंजन के जरिए मंगल तक के सफर को कुछ हफ्तों तक सीमित किया जा सकता है। मंगल पर 5 हफ्तों में पहुंचना सिर्फ शुरुआती लक्ष्य है।
और आयन ड्राइव्स का अगला कदम अपनी मौजूदा रफ्तार को 100 गुना ज्यादा बढ़ाना है। इसे वैसिमर कहा जाता है, जिसका मतलब है वेरिएबल स्पेसिफिक इम्पल्स मैग्नेटोप्लाज्मा रॉकेट। वैसिमर के आयन इंजन में अलग से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा होता है और एक दूसरी स्टेज भी। सबसे जरूरी बात यह है कि ये माइक्रोवेव ओवन की तरह काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खाने को बेहद गर्म करता है। जब प्लाज्मा बेहद गर्म हो जाता है तो और ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। इससे एक बेहद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है जो प्लाज्मा को और गर्म करके बेहद तेज रफ्तार पर इसे पीछे से शूट कर देती है। आयन्स को करीब 5.5 लाख डिग्री तक गर्म किया जा सकता है और इतनी ऊर्जा किसी प्रोब को हमारे सोलर सिस्टम की हदों से बेहद दूर भेजने के लिए काफी है। स्पेस प्रोब्स एस्ट्रोनॉमी सबसे पुरानी जिज्ञासा को पूरा करने की ओर तेजी से अग्रसर है, जो है एक नई पृथ्वी की तलाश। रोबोटिक खोजियों की नई पीढ़ी एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स के सबूत तलाशने में जुटी है और वो कामयाब भी हो रही है। एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट मतलब वो प्लैनेट है जो किसी और तारे का चक्कर काटता है। हमारे यहाँ 8 मुख्य ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर काटते हैं, जो कि एक तारा है। एक सवाल है जो सदियों से हमारी सोच पर हावी है, वो ये है कि क्या रात को दिखाई देने वाले तारे भी दूसरे ग्रहों से घिरे हैं? गैलीलियो के दौर से ही वैज्ञानिक मानते आए हैं कि आसमान में दिखने वाले करोड़ों तारों के बीच कई दूसरे ग्रह भी जरूर होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सोलर या एक्सोप्लैनेट्स की तलाश गैलीलियो के 400 साल बाद भी कामयाब नहीं हो पाई थी। सन 1995 में पेगासस कॉन्स्टेलेशन में, जो पृथ्वी से महज 50 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, वैज्ञानिकों ने सही मायनों में पहले एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट को ढूंढ निकाला, जिसका नाम है 51 पेगासी बी। इसे सिर्फ कुछ धुंधले सुरागों के जरिए ही ढूंढा जा सका था। हम इस तकनीक स्टार वॉबल की मदद से ही इन एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को ढूंढने में कामयाब रहे। अगर दूर कहीं जुपिटर जैसा कोई विशाल ग्रह हो तो उससे तारे की स्थिति वॉबल करती है, यानी हिलती है, तो उसकी मौजूदगी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं। वॉबल को एक टेलीस्कोप के जरिए देखा जाता है। अगर तारे की रोशनी लगातार लाल और नीली वेवलेंथ्स की ओर शिफ्ट होकर वापस आती है, तो इसका मतलब चक्कर काटे ग्रह की वजह से ही ये प्रक्रिया होती है। पिछले दशक के आसपास कह सकते हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स काफी खुशकिस्मत थे। वो दूसरे तारों के गिर्द सैकड़ों ग्रह ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन जिन ग्रहों को हम ढूंढ रहे हैं वो बेहद विशाल हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून। लेकिन हम पृथ्वी जैसे छोटे ग्रहों को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अब तक सैकड़ों एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को ढूंढा जा चुका है, लेकिन क्या इनमें से कोई इतना नजदीक है जो इंसानी हदों के दायरे में हो? यही सवाल ईरी, पेंसिल्वेनिया की एनाबेल सी पूछना चाहती थी। आस्क द यूनिवर्स में उन्होंने लिखा कि सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट तक पहुंचने में किसी आधुनिक और सबसे बेहतर प्रोपल्शन वाले स्पेस प्रोब को कितना वक्त लगेगा? एनाबेल, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से स्पेस प्रोब दूसरे तारे तक करीब 1 लाख साल में पहुंच सकती है। सबसे नजदीकी ज्ञात एक्सोप्लैनेट हमसे करीब 10.5 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन हो सकता है कि कोई इससे ज्यादा नजदीक हो, या फिर निकट भविष्य में हम अपनी स्पेस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को सुधार लें। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये संख्या 10,000 तक पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल सही जवाब है कि इसमें 50,000 से 2 लाख साल तक लग सकते हैं। पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश का मतलब है ब्रह्मांड की असीम गहराइयों में मौजूद सितारों की छानबीन। इन धुंधले सितारों को देखने का नया क्रांतिकारी तरीका जल्द ही नई पृथ्वी की खोज कर सकता है। इस तरीके को ट्रांजिट टेक्निक कहते हैं। यह हमें संकेत देता है कि तारे का चक्कर काटने वाला ग्रह उस तारे और पृथ्वी के बीच से गुजरते वक्त पहचाना जा सकता है। फर्ज कीजिए कि ये रिफ्लेक्टर कोई स्टार है और कोई कीड़ा उड़ते हुए इस रिफ्लेक्टर के आगे से गुजरता है, ठीक किसी प्लेनेट की तरह। जैसे जैसे कीड़ा रिफ्लेक्टर का चक्कर काटते हुए सामने से गुजरता है तो ये रिफ्लेक्टर की रोशनी के कुछ हिस्से को घेर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के सामने से गुजरती है। डिमिंग की मात्रा तारे से निकलने वाली कुल रोशनी के 1% के 10वें हिस्से से भी कम होती है, मुश्किल से महसूस होने वाली। लेकिन भविष्य में बनने वाली स्पेस प्रोब के लिए इतनी मात्रा भी काफी है जो ब्रह्मांड की चौखट पर दस्तक देने को तैयार है। हम जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और ग्रह भी हैं, और ऐसे ग्रहों की तलाश के लिए केपलर मिशन एक अच्छा मौका है।
केपलर स्पेस प्रोब एक शक्तिशाली आंख की तरह है जिसे वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। प्रोब के टेलीस्कोप में घूमते हुए ग्रहों को देखने के लिए 95 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है। केपलर मिशन का मकसद है ट्रांजिट टेक्निक को यूज करके नए एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स की खोज करना। केपलर हजारों सितारों पर नजर रखे हुए है और इस इंतजार में है कि प्लैनेट जब तारे के सामने से गुजरेगा तो उसकी रोशनी कम होगी। मिल्की वे करोड़ों तारों से बनी है। मुमकिन है इसमें पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह हो। किसी एक तारे का चक्कर काटते छोटे से ग्रह को ढूंढना बेहद मुश्किल है। इसीलिए केपलर की कभी ना झपकने वाली आंख एक साथ हजारों तारों पर नजर रखे हुए है। मेरे पास एक डीवीडी है जो प्लैनेटरी सिस्टम को दर्शाती है। इसके बीच में एक स्टार है और बाहर प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। ज्यादातर वक्त प्लैनेटरी सिस्टम थोड़ा टिल्टेड होता है, इसलिए जब प्लैनेट चक्कर लगाता है तो वो स्टार के सामने से नहीं गुजरता, जिससे उसकी रोशनी ब्लॉक नहीं होती। लेकिन अगर हम लकी हुए और उस प्लैनेट की ऑर्बिट सीधी हुई तो ये प्लैनेट स्टार के सामने से गुजरेगा, जिससे स्टारलाइट ब्लॉक हो जाएगी और उसकी रोशनी डिम हो जाएगी। और क्योंकि हम एक ही वक्त में लाखों तारों पर नजर रखे हुए हैं, ऐसे में अगर हम स्टार के सामने से गुजरते हुए कुछ ग्रहों की खोज कर लें तो हम खुशकिस्मत कहलाएंगे। हर घड़ी केपलर बेतहाशा दूरी पर मौजूद इन तारों पर नजर रखे हुए है। लेकिन अगर ये वाकई पृथ्वी जैसे किसी ग्रह को ढूंढ भी ले तो क्या हमें चौंकाने वाली खबरें मिल सकती है? वो दिखने में कैसा होगा? क्या वहां जिंदगी होगी? अगर केपलर ने पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स ढूंढ लिए, और मुझे उम्मीद है वो जरूर कामयाब होगा, तो हमारा अगला कदम होगा उस प्लैनेट से आती हुई रोशनी को एनालाइज करना। उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगी? क्या वहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन होगी या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? क्या उस ग्रह पर महाद्वीप और समंदर होंगे? क्या उसकी सतह पर पानी होगा? फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद पृथ्वी जैसे ग्रह के वायुमंडल का विश्लेषण कर सकें। लेकिन ये बदलाव का दौर है। साल 2015 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुकाबले 4 गुना ज्यादा इमेजिंग कैपेबिलिटी दिखाएगा। इसकी मदद से वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रह के वायुमंडल में मौजूद छोटे छोटे अणुओं को भी देख पाएंगे, फिर वो ग्रह हमसे कई हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही क्यों ना हो। तो इस वक्त हम पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। ये वो दौर है जिसमें इंसान ऐसे ग्रहों को ढूंढकर उन्हें समझ सकते हैं, और ये भी कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं। लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है। आखिरकार स्पेस टेलीस्कोप्स और इंटरस्टेलर प्रोब्स नए ग्रहों की अपनी खोज के लक्ष्य से आगे बढ़कर वहां रहने वालों की खोज भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी गैलेक्सी में किसी और जगह पर जिंदगी को ढूंढ पाए जिसका वजूद पृथ्वी पर मौजूद जिंदगी से बिल्कुल अलग हो, तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। ज्ञान की सीमा का दायरा बढ़ा दिया है। जैसे जैसे इंसान अंतरिक्ष की महान खोजों के इस सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं, कुछ प्रोब्स हमारे ही घर के नजदीक मौजूद रहस्यों का पर्दाफाश कर रहे हैं। हमारा सौर मंडल तेज रफ्तार पर घूमते मलबे और दूसरे तत्वों से भरा हुआ है, जिनमें बर्फ और धूल के विशाल पिंड भी शामिल हैं, जिन्हें हम धूमकेतु कहते हैं। कॉमेट्स टाइम कैप्सूल्स जैसे होते हैं। इनमें 45 करोड़ साल पहले जन्मे हमारे सौर मंडल के अवशेष जमी हुई अवस्था में मौजूद हैं। हम स्पेसक्राफ्ट की मदद से कॉमेट्स की स्टडी में खासा कामयाब रहे हैं। डीप इम्पैक्ट मिशन दरअसल एक कॉमेट से टकराया और पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। 3 जुलाई सन 2005 को नासा के डीप इम्पैक्ट 1 स्पेस प्रोब ने धीरे धीरे कॉमेट टेम्पल 1 के दायरे में दाखिल होना शुरू किया। जब कॉमेट 37,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तो उसके नजदीक पहुंचते ही प्रोब ने करीब 6.5 किलोमीटर चौड़े कॉमेट के रास्ते में एक इम्पैक्ट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। इसने सीधे जाकर कॉमेट को टक्कर मार दी और इस जबरदस्त टक्कर से धूल का बादल उड़ने लगा। और हम यही तो देखना चाहते थे कि आखिर कॉमेट के अंदर है क्या, ये किस चीज से बना है। इस टक्कर का नतीजा था टेम्पल 1 से उड़ने वाला एक विशाल बादल, जो करीब 50 लाख किलो बर्फ और करीब 2.25 करोड़ किलो धूल से बना था। इतिहास में पहली बार वैज्ञानिक इतने करीब से धूमकेतु के कणों को रिकॉर्ड कर उसका अध्ययन करने में कामयाब हुए थे, और ये जानने में भी कि कॉमेट आखिर है क्या।
स्पेस प्रोब्स ने हमें बताया कि कॉमेट किसी जमे हुए तरबूज जैसा होता है, ना कि किसी गंदी स्नोबॉल की तरह। हमें पता चला कि ये बर्फ और धूल की घनी परत से ढका हुआ है, लेकिन इसके अंदर भी कीचड़ जैसी स्नोबॉल जैसी चीज भरी हुई है। उसके बाद एक परत है और फिर तरबूज जैसी कोई चीज भरी हुई है। और जैसे जैसे ये अपने ऑर्बिट में सूरज के नजदीक पहुंचता है तो ये गर्म होता जाता है और फिर इसके अंदर मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाता है और इसलिए हमें कॉमेट के पीछे धूल और भाप का नजारा दिखता है। डीप इम्पैक्ट प्रोब ने हमें शानदार तस्वीरें भेजी, लेकिन ये धूमकेतु को उसकी पूंछ से कैद नहीं कर पाया। ये काम एक कॉमेट प्रोब का है जिसे स्टार डस्ट कहते हैं। साल 2004 में स्टार डस्ट कॉमेट वाइल्ड 2 से 240 किलोमीटर दूर तक जा पहुंचा था। स्टारडस्ट स्पेसक्राफ्ट वाकई कॉमेट की पूंछ से होकर गुजरा ताकि उस मटेरियल को इकट्ठा कर सके जो कॉमेट की सतह से भाप बनकर उड़ रहा था। इन बेशकीमती तत्वों को कैद करने के लिए स्टारडस्ट के पास टेनिस रैकेट के आकार और बनावट वाला एक कलेक्टर भी था। इसके अंदर पोरस यानी स्पंज जैसा जेल भी लगा हुआ था। जैसे ही कॉमेट नजदीक से गुजरा उसके कण जेल से चिपक गए। उस वक्त कणों की रफ्तार राइफल बुलेट की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा थी। अब वो मटेरियल हमारे कब्जे में है जिससे ये कॉमेट्स बने हैं और निश्चित तौर पर इसी मटेरियल से हमारे प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स और हमारे सोलर सिस्टम के मून्स भी बने हुए हैं। हम ब्रह्मांड के शुरुआती मटेरियल से रूबरू हो रहे हैं जिससे हमारा ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम